देश भर में सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर हल्ला बोल जारी है। एक तरफ तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कांग्रेस इस मामले पर घेर रही है। इसी बीच सार्थक सिद्धांत, जो एक 18 वर्षीय 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनकी जो एक रिपोर्ट है उसने सीबीएसई पर बड़े सवाल खड़े किए। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने सीधा सीधा जो टेंडर प्रोसेस है उसको फॉलो किया, और साथ ही उनकी रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है कि कैसे नियम कानून जो बदले गए उनको ताक पर रखा गया, ताकि जो क्वेम्ट एडुटेक नाम की कंपनी है जो 2019 में भी सुर्खियों में रही थी, तेलंगाना में, जिसने बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस थे वो करवाए थे, जिसके कारण 20 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, वहां भी जो रिजल्ट्स में गड़बड़ी पाई गई थी। उसी बीच अब ये फिर कंपनी जो है अभी के जो सीबीएसई 12वीं के एग्जामिनेशन है उसके बाद फिर सुर्खियों में आई है। तो सार्थक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आपकी मैं रिपोर्ट के थ्रू जा रहा था। आपकी रिपोर्ट में बहुत से क्लेम्स हैं जिसमें आपने साफ तौर पर लिखा है कि कैसे जो नई रूल बुक है वो लिखी गई कि क्वांट को ठेका दिया जा सके। इस पर तो क्या है आपकी मेन फाइंडिंग सार्थक? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। मेरा क्लेम यही है कि सीबीएसई ने अपने रूल बुक में बदलाव किए ताकि कोएम्ट एजुटेक को फेवर मिल सके, ताकि कोएम्ट एजुटेक को बेनिफिट्स मिल सके। हाँ, तो आपके हिसाब से सार्थक क्या क्या ऐसे बदलाव जो टेंडरिंग सिस्टम में किए गए जिसके कारण क्वेम्ट को फायदा मिला और जो बिडर्स थे उनको पीछे रखने के लिए? जी सर, सबसे पहले 4 फरवरी 2025 को एक टेंडर निकलता है सीबीएसई द्वारा। मेरे पास इस टेंडर की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है कि जब जब जैसे कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन अपने लिए काम करवाना चाहती है, तो वो टेंडर निकालती है, पब्लिक टेंडर निकालती है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है ताकि जो भी बिडर्स हैं वो आके अपने बिड कर सकें, और मतलब इस टेंडर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सारे टेक्निकल क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम्स वगैरह सब होती हैं। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि 4 फरवरी 2025 को सीबीएसई एक टेंडर निकालती है, और फिर इस टेंडर में कोई सिलेक्ट नहीं होता, ये टेंडर कैंसिल हो जाता है, और ये टेंडर का जो भी डेटा था वो जेम पोर्टल से हटा दिया जाता है, बिल्कुल वाइप कर दिया जाता है। मैंने 576 ऐसे टेंडर स्क्रैप किए हैं और मुझको इसमें से कोई टेंडर ये वाला नहीं मिला। इसके बाद 2 मई 2025 को सीबीएसई फिर से एक टेंडर निकालती है। इस टेंडर का नाम वो रखती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर ओएसएम इवैल्यूएशन। तो ये जो ओएसएम इवैल्यूएशन है, ये टेंडर में 4 बिडर्स अप्लाई करते हैं। 4 बिडर में कोई नहीं सिलेक्ट होता है, ये टेंडर कैंसिल हो जाता है क्योंकि टेक्निकल क्राइटेरिया कोई बिडर फुलफिल नहीं कर पाता है। और फिर 28 अगस्त को सीबीएसई फिर से एक टेंडर निकालती है जिसमें अलग आरएफपी है। तीनों अलग अलग आरएफपी है, इसमें तीनों बार रूल बुक बदली जा चुकी है। और 28 अगस्त 2025 को सीबीएसई एक टेंडर निकालती है जिसमें कोएम्ट एजुटेक सिलेक्ट हो जाती है। पिछले टेंडर में भी कोएम्ट एजुटेक ने अप्लाई किया था। कोएम्ट एजुटेक और टीसीएस दोनों ने अप्लाई किया था, इसमें भी टीसीएस और कोएम्ट एजुटेक दोनों ने अप्लाई किया था, और कोएम्ट एजुटेक जीत जाती है। मेरा मानना है कि जो भी इन तीन बार रूल बुक बदले हैं, ये इसको ट्रैक किया जाए, और मैंने ट्रैक किया है, और मुझे कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं जो मैं बताना चाहूंगा। बताइए सार्थक, क्या क्या आपने ऐसा देखा कि आपको लगता है कि मैनिपुलेशन हुई इस टेंडर में? सर, पहले पहले टेंडर में एक 3 जगह क्लॉजेस थे पुअर परफॉर्मेंस की, रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस की, कि अगर कोई भी सर्विस वेंडर का कोई भी रिकॉर्ड रहेगा पुअर परफॉर्मेंस का, तो उसको ये कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन नए टेंडर से ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। कोई रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस अब मैटर नहीं करता है सीबीएसई के लिए। रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस डज नॉट मैटर एनीमोर। अब दूसरा क्लॉज जो मुझे पता चला वो है ब्लैकलिस्टेड क्लॉज। भले कोएम्ट कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है, लेकिन सीबीएसई के पहले टेंडर में ब्लैकलिस्टेड अर्लियर का क्लॉज था, और दूसरे टेंडर में ब्लैकलिस्टेड करंटली का क्लॉज है। मतलब जो पुराना टेंडर है उसमें ब्लैकलिस्टेड अर्लियर था, इसमें ब्लैकलिस्टेड करंटली है। तो क्या बोर्ड के लिए जो लोग पहले ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं वो अब सही हैं? वो उनको बोर्ड क्यों लेना चाहता है, ये एक सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है कि 50 करोड़ जो टर्नओवर है, ये मैं बताता हूँ। इस प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में ये है कि एक क्लॉज है जो है 50 करोड़ टर्नओवर से ज्यादा होना चाहिए आपकी कंपनी का एवरेज 3 इयर्स का, पिछले 3 इयर्स का। तो कोएम्ट इसको क्वालिफाई करती है 1.7% के मार्जिन से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी है, जो दूसरी कंपनी अप्लाई कर रही है रैंक गुरु सॉल्यूशंस, वो भी 120 करोड़ का एवरेज है उनका। और कोएम्ट एजुटेक का एवरेज है 50.86 करोड़।
ये रेजर थिन मार्जिन से कोएम्ट एजुटेक ये जीत जाती है, मतलब ये क्वालिफाइड क्राइटेरिया में पहुंच जाती है। ये 1.7% करोड़ का मार्जिन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सीबीएसई ने अपने पिछले टेंडर में भी यही मार्जिन रखा था, जिसमें श्री इंफो सॉल्यूशंस ने कहा कि इस क्राइटेरिया को 50 करोड़ से 30 करोड़ कर देना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सीबीएसई नहीं चाहती थी कि स्मॉलर प्लेयर्स आए। फोर्थ जो मेरा क्लेम है कि सीएमएमआई लेवल सीएमआई लेवल होता है सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइजेबिलिटी का लेवल, उसको भी कम कर दिया जाता है। सीएमआई लेवल 5 था, उसको 3 बना दिया जाता है नए क्लॉज में। फ्री प्रेस जर्नल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोएम्ट एजुटेक का सीएमआई लेवल 3 था, लेकिन मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि कोएम्ट एजुटेक का सीएमआई लेवल 5 था। लेकिन फिर भी सीबीएसई सीएमआई लेवल 5 को सीएमआई लेवल 3 क्यों बना रही है? वो 17 लाख बच्चों का भविष्य एक सीएमआई लेवल 3 की कंपनी पे क्यों डाल रही है? पांचवा जो पॉइंट है वो है कि मतलब पिछले आरएफपी में एक क्लॉज था कि अगर आप 2 साल से ज्यादा आपका टाइम फ्रेम नहीं हुआ है सीबीएसई में, अगर आप सीबीएसई से रिजाइन करते हैं और आप 2 साल अगर वेट करते हैं, तभी आप बिडर के साथ काम कर सकते हैं। मतलब सीबीएसई ऑफिशियल्स 2 साल बाद ही बिडर के साथ काम कर सकते हैं, सीबीएसई छोड़ने के 2 साल बाद। लेकिन इसको हटा के 1 साल कर दिया गया है। इससे कल्यूजन या फिर लेवरेज लेना आसान हो जाता है बिडर के लिए। इससे इनसाइडर वगैरह भी इनसाइडर काम भी आसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों किया सीबीएसई ने? 2 इयर्स को 1 ईयर्स क्यों किया? जो छठा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट क्राइटेरिया में चेंजेस हुए। पिछले आरएफपी में 5 लाख स्टूडेंट का क्राइटेरिया था और उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। 5 लाख स्टूडेंट्स की जगह या फिर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की जगह सीबीएसई अब इसको एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना देता है। और जो पुराना ये है, जो पुराना स्कोरिंग मैट्रिक्स है उसको भी चेंज कर देता है प्रोजेक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वांटिटी को फोकस किया जाता है, क्योंकि कोएम्ट एजुटेक एक फ्रैगमेंटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कॉलेजेस के लिए करती है, कॉलेजेस के लिए ओएसएम इवैल्यूएशन करती है, तो उसके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स उसके लिए बेनिफिशियल हो गए। क्वांटिटी में इंक्रीज आया तो ये कोएम्ट के लिए ये सब बेनिफिशियल हो गए। लेकिन लेकिन इसके लिए जैसे मान लीजिए आप कोई वैल्यूएबल प्रोजेक्ट करते हैं, वर्थ इट प्रोजेक्ट करते हैं, तो जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट करते हैं, उस हिसाब से जो पॉइंट्स मिलना था वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो क्राइटेरिया चेंजेस है यही सब है। जैसे हार्डवेयर ओनरशिप, पिछले बार टीसीएस हार्डवेयर ओनरशिप, सॉरी, पिछले बार ओल्ड आरएफपी में था कि आपको हार्डवेयर ओनरशिप करना चाहिए, टीसीएस के पास अपना हार्डवेयर है, लेकिन कोएम्ट के पास हार्डवेयर नहीं है। नए आरएफपी में हार्डवेयर ओनरशिप को बिल्कुल हटा दिया गया है और स्कोरिंग मैट्रिक्स से भी हटा दिया गया है। तो ऑब्वियसली दिस इज फेवरिंग कोएम्ट ओवर टीसीएस। ऐसे ही है कि अपना सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो लेकिन कोएम्ट एजुटेक का जो ऑनमार्क प्लेटफॉर्म है, जैसे निसर्ग ने अपने रिसर्च में कहा, वो आईआईएस पे बेस्ड है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी वर्जन है। तो ये सब जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो एक पैटर्न पेंट करती हैं कि इससे कोएम्ट एजुटेक का फायदा हो सकता है, ये इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। एक और कॉरिगेंडम सामने आता है, वो है कि पिछले बार, मतलब जो नए आरएफपी है, इस बार नए आरएफपी में बात हो रही है। कॉरिगेंडम होता है कि अगर आपको नए आरएफपी में कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी अपडेट करना है उसके लिए, तो कॉरिगेंडम नए कॉरिगेंडम से सीबीएसई अपने से एक पावर ले लेती है। वो पावर क्या है मैं बताता हूँ। पिछले मतलब नए आरएफपी में एक क्लेम था कि अगर जो सर्विस वेंडर जो जीती है, जो कॉन्ट्रैक्ट जीती है, वो अदर मिस्टेक्स करती है, तो सीबीएसई के पास पावर है कि वो सर्विस वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई ने एक कॉरिगेंडम निकाला, उसमें से ब्लैकलिस्ट क्लॉज हटा दिया। अब सीबीएसई अपने से पावर छीन लेती है कि उनको ब्लैकलिस्ट करने का। तो मतलब अब वो वेंडर सर्विस प्रोवाइडर कितना भी मिस्टेक्स करे, सीबीएसई उसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती एज पर देयर ओन रूल्स। तो यही सब कुछ सिक्योरिटी ऑडिट्स के बारे में है।
पेनाल्टी सिस्टम्स के बारे में है, एक हर टर्म को वेट किया जा रहा है। जैसे पिछले बार स्कैनर्स ऑटोमेटिक बुक स्कैनर्स थे, इस बार बस सफिशिएंट स्कैनर्स लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो दिखाता है कि नए पुराना आरएफपी और नए आरएफपी में इतने चेंजेस हुए हैं कि वो कोएम्प्ट एजुटेक को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो यही मानना है कि ये सब जो मैंने फाइंडिंग्स की हैं, जो मेरे ब्लॉग पर हैं, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सार्थक सिद्धांत, 18 वर्षीय वो विद्यार्थी जिनके ब्लॉग ने अभी इंटरनेट पर तेल तहलका मचा रखा है। देखा जा रहा है कि ओपोजिशन के बहुत से नेता इनका जो ब्लॉग है वो शेयर कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा बड़ा सवाल सीबीएसई से ये कि बहुत से जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बदले गए। जो इनका बड़ा क्लेम है कि बहुत सी चीजों में बदलाव किया गया ताकि क्वेम्ट को फायदा दिया जा सके, चाहे वो बात हो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए कंपनी की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का लेवल कैसा होना चाहिए, हर जगह बदलाव किया गया इनके मुताबिक कि ताकि जो क्वेम्ट कंपनी है, जो 2019 में भी मैंने आपको पहले बताया तेलंगाना बोर्ड जिन्होंने करवाए थे, जिसके कारण देखा गया कि 20 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वहां भी रिजल्ट्स में गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद अब इस मामले को लेकर राजनीति पूरी तेज। एक तरफ तो राहुल गांधी से लेकर पूरा कांग्रेस का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्रालय को इस मामले पर घेरता दिख रहा है। पर वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कांग्रेस के खिलाफ बड़े सवाल ये कि क्यों इसी कंपनी को कोएम्प, जिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको तेलंगाना और साथ ही कर्नाटका जो दोनों कांग्रेस रूल स्टेट है यहाँ की यूनिवर्सिटीज में ठेका दिया गया। थैंक यू फॉर बीइंग बाइलिंगुअल आल्सो। या बाय, थैंक यू।